एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो डिपेंड करती है क्लूयन थ्योरी पे, और क्लूयन थ्योरी का फिनोमिना ये है कि व्हेन टू करेक्टली ओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ये दो रिएक्टेंट हैं, दैट इज ए बी और सी, यानी बी और सी ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और ए जो है वो एक दूसरा रिएक्टेंट है। इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया है, और यहाँ जो है वो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है। इट मीन जब ए जो है वो रिएक्ट करता है बी विद सी, बी का जो बॉन्ड है वो ऑलरेडी सी के साथ है, इट मीन बी सी इकट्ठा जो है वो एक रिएक्टेंट है, और ए जो है वो एक अनदर रिएक्टेंट है। और जब भी ये रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान में लिंकेज को बच्चे हम शो करते हैं विद डॉटेड लाइन के साथ। ये डॉटेड लाइन हमें ये इंडिकेट करती है कि ए का बॉन्ड बी के साथ जो है वो डेवलप हो रहा है, और ए का बॉन्ड बी के साथ फॉर्मिंग के प्रोसेस में है, इसलिए इसको भी हमने डॉटेड लाइन से इंडिकेट करना है। और बी का बॉन्ड सी से जो है वो ब्रेकेज की फॉर्म में है, तो ये स्टेट बच्चे कहलाती है इसकी एक्टिवेशन स्टेट, या इसको हम बोलते हैं कि इन्होंने आपस में बॉन्ड को बी और सी ने तोड़ना है, और ए का न्यू बॉन्ड जो है वो बी सी के साथ डेवलप होगा, और फाइनली ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और सी जो है वो यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ इस टॉपिक में आर्हीनियस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको मेन जो टर्म्स का पता होना चाहिए, वन इज क्लूयन थ्योरी एंड अदर इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट बेसिकली एक एनर्जी का बैरियर होता है, और ये एनर्जी का जो बैरियर होता है इट मस्ट बी सरमाउंटेड बिफोर रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट ने अगर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है तो इनको कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसके जरिए वो बैरियर को ओवरकम कर लें। इट मीन एक मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये मॉलिक्यूल ए है, इन्होंने कोलाइड करना था बी सी के साथ। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की क्लूजन के नतीजे में, इट मीन अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की क्लूजन के नतीजे में इनके दरमियान में बॉन्ड की डेवलपमेंट होती है। इसके बाद अगर हम देखें फर्दर, तो यहाँ पे हमने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो टर्म है इसको फर्स्ट टाइम एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नेम था सेवेंटी आर्हेनियस, जिन्होंने इसको 1889 में डिस्क्राइब किया। और इनके अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है which must be available to a chemical system with potential reactant to result in a chemical reaction। यानी आप ये कहेंगे कि जो हमारे पास आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो टर्म होती है ये रेफर करती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को। इट मीन वो एनर्जी जो कि बहुत ही मिनिमम हो, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये अवेलेबल होगी केमिकल सिस्टम को, जिसके नतीजे में या इस एनर्जी के नतीजे में सिर्फ वही मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वही मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस करते हैं, एज ए रिजल्ट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। तो ये जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट थे, दैट इज सेवेंटी आर्हीनियस, और इन्होंने जो है वो 1889 में अपनी मोस्ट फेमिलियर इक्वेशन जो है वो दी, जिसको आज भी हम अपने सिलेबस में स्टडी करते हैं, जो कॉमनली जो है इसको हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। और ये आर्हीनियस इक्वेशन की डिटेल को अंडरस्टैंड करने से पहले हम पहले एक्टिवेशन एनर्जी को देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट बेसिकली ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन आप एक्टिवेशन एनर्जी को ये कह सकते हैं कि सिर्फ रिएक्टेंट के पास वो कम से कम एनर्जी हो जिसके नतीजे में कोई भी केमिकल चेंज आ जाए। इट मीन अगर केमिकल चेंज आता है तो रिएक्शन जो है वो अपनी स्टेट को तब्दील कर लेता है, और एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की अगर हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स ई ए सिंबल के साथ, और इसके यूनिट होते हैं किलो जूल पर मोल, या इसके दूसरे यूनिट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज किलो कैलोरी पर मोल। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मैम जो आज का टॉपिक है उसकी डिटेल आपको बुक से इतनी ज्यादा नहीं लगेगी कि उसमें जो है वो चेंजेस होंगी, तो आपको यहाँ पर जो चीजें बताई जाएंगी वो जस्ट क्लियर करेगा आपका माइंड कंसेप्ट, के आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए डिफरेंट कंसेप्ट्स के हवाले से। इट मीन अगर वहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप जो है
वो अपनी बुक से जो है वो उसको थारोली बाद में रीड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, आपने आगे जो लर्निंग या जो तैयारी करनी होगी वो अपनी बुक के अकॉर्डिंग करनी होगी। तो यहाँ जो है वो मैं जनरल कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके माइंड में इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अभी हमने बात की कि किसी भी रिएक्शन के नतीजे में बेसिकली क्लूजन्स होती है। इस बात को मैं अंडरस्टैंड करवाने से पहले आपको ये ग्राफ जो है वो दिखाती चलूं। ये बच्चों बेसिकली ग्राफ होता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। इट मीन अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट है, दैट इज ए प्लस बी सी, इट मीन ये दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो दोनों रिएक्ट करेंगे। और इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए स्टूडेंट इतना बैरियर या यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इतने बैरियर को इन रिएक्टेंट ने ओवरकम करना है। जब तक ये दोनों रिएक्टेंट इस बैरियर को ओवरकम नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड पर मूव ऑन नहीं कर सकते। इट मीन इन दोनों को इस बैरियर तक ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए? क्लूजन्स चाहिए। जितना ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो क्लूजन्स के नतीजे में आपने पढ़ा है कि एनर्जी का तबादला होता है। और कोलाइड करने के लिए भी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। वो एनर्जी इनकी क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल हम ये फर्ज करते हैं कि क्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो टकराने का कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ, वो एवरी टेम्परेचर पे एवरी टाइम जो है वो हो रहा होता है। इट मीन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इतने बड़े एनर्जी के बैरियर को, यहाँ देखें इस एनर्जी के बैरियर को हमने इंडिकेट किया है विद द सिंबल ऑफ ई ए। इट मीन इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जिन भी मॉलिक्यूल के पास ये राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ओनली दीज मॉलिक्यूल विल क्रॉस ओवर दिस बैरियर, as a result they will be converted into a product. But in another case, if these reactant will not possess the exact amount of activation energy, as a result they will bounce back and they do not convert into the product. So we can say that only those reactant which have minimum amount of energy, as a result they can overcome the barrier of activation energy. So these reactant will be converted into product, and those reactant which don't possess the exact amount of energy, they cannot cross the barrier. As a result they will bounce back and remain in their reactant state. So यहाँ से हमें ये concept clear हुआ कि मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट की स्टेट से प्रोडक्ट की स्टेट में जाने के लिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जिसके जरिए वो मॉलिक्यूल उस बैरियर को ओवरकम करेंगे, दैट बैरियर या सॉरी दैट जो अब इन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी का। तो यहाँ पे इसके ग्राफ को आपकी बुक में उन्होंने आगे फर्दर मजीद नीचे से हाईलाइट किया गया होगा, लेकिन मेन यहाँ पे ये चीज है कि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिएक्शन के प्रोग्रेस को चेक करते हैं एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। और रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है ये विल बी ग्रेटर होती है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से लेस होगी। सो अब हम वापस आते हैं और हम थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या कहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये रिएक्टेंट की क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इट मीन सिर्फ वही रिएक्टेंट जिनके पास ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यही रिएक्टेंट क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन की, उसको भी हमने इंडिकेट किया था कि ये सिंबल ई ए से रिप्रेजेंट की जाती है। उसके बाद हमने आगे देखा कि ये जो क्लूयंस का कंसेप्ट है वो हमें ये बताता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो क्लूयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली कोलाइड करेंगे, उन्हीं के नतीजे में मॉलिक्यूल्स के उस बैरियर को क्रॉस करने के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। सो हम यहाँ से क्या नतीजा अखज करते हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर कुलियन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, उनका रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। इट मीन यहाँ से आपको ये पता चला कि हर क्लूयंस जो है उसके नतीजे में रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता। यानी फर्ज करें एक मॉलिक्यूल है, उसके पास एनर्जी है ओनली 2 किलो जूल, बट उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 10 kg पर मोल। सो वो मॉलिक्यूल जिनके पास वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है जिसके जरिए वो बैरियर को क्रॉस कर पाए, एज ए रिजल्ट वो क्या करेंगे? रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। इट मीन वो प्रोडक्ट की साइड पर मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे। तो वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट की साइड पर मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस होगी।
सो हम ये कह सकते हैं कि तमाम क्लूएंस रिएक्शन की कंप्लीशन को या प्रोडक्ट बनने को इंडिकेट नहीं करते। इट मीन सिर्फ वही क्लूएंस हमारे लिए फायदेमंद हो सकती हैं या उन्हीं क्लूएंस को हम इफेक्टिव क्लूएंस का नाम देंगे जिन मॉलिक्यूल के पास वो एग्जैक्ट एक्टिवेशन एनर्जी होगी या फिर वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि तमाम केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यूजुअली लार्ज होती है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो चंद मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ चंद ही मॉलिक्यूल मूव फास्ट करेंगे, जिसके नतीजे में मिनिमम एनर्जी का जो बैरियर होगा वो उनको क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन जो तमाम मॉलिक्यूल होंगे रिएक्टेंट के, उनके पास एट अ टाइम जो है वो सेम एनर्जी मौजूद नहीं होती। सो मॉलिक्यूल जो है वो पास क्या रखते हैं, एवरेज एनर्जी को रखते हैं। तो अभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर किया कि इन दोनों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की साइड पर जाने के लिए इतना बैरियर जो है वो क्रॉस करना है और आम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर इन दोनों मॉलिक्यूल के पास एग्जैक्ट या राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो एक ही सूरत में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड पर जाएंगे, या तो आप किसी तरह से इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूएंस के। So with the increase of temperature, the collisions between the molecules will also increase. As a result, these reactant will move toward the product side. As a result, their collisions will also known as the effective collisions. So यहाँ से हमें पता चला कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको हम क्या कहते हैं कि इट कैन बी एज द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। यानी ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, इन मॉलिक्यूल्स का बैरियर है और इस बैरियर के नतीजे में क्या होगा कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट में। और आगे जो है वो हम ये कहते हैं कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड एट अ रीजनेबल रेट there should exist an appreciable number of molecules with translational energy equal to or greater than the activation energy। यानी इन मॉलिक्यूल को सीधी सीधी लाइन में मूव ऑन करने के लिए इतनी ज्यादा अमाउंट या तो बिल्कुल इस बैरियर के अकॉर्डिंग हो या इससे थोड़ी सी ज्यादा हो, तभी जाके रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट था हमारा वो था राउंड अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से। तो आपकी बुक में एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से जो डिटेल दी गई है स्टूडेंट्स, वो आपने सारी इसको एज इट इज तैयार करना है। उसके बाद अगला जो आपकी बुक में टॉपिक है दैट इज आर्हीनियस इक्वेशन, और उसमें है टेम्परेचर की डिपेंडेंस को आपने आर्हीनियस इक्वेशन के साथ रिलेट करना है। लेकिन उसको रिलेट करने से पहले आपको थोड़ा सा आर्हीनियस की इक्वेशन के बारे में बताओ कि व्हाट इज Arrhenius equation। So Arrhenius equation is basically an expression that provide a relationship between the rate constant of a chemical reaction। तो ये इक्वेशन को पहले आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये आप फाइनल फॉर्म में इसको डिराइव करेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। तो इस इक्वेशन को भी आप तैयार करेंगे और के यहाँ बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा रेट कांस्टेंट को। ए जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर या इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का नाम देते हैं। ई ए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आर जो है वो गैस का कांस्टेंट होता है। ई जो है वो मैथमेटिकल क्वांटिटी है। ये आपको याद होगा कि जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो उस वक्त जो है वो हम नेचुरल जो क्वांटिटी होती है मैथमेटिक्स की दैट इज स्मॉल ई, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन है आर्हीनियस की वो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है बिटवीन दी रेट कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है और ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इट मीन अकॉर्डिंग टू दी आर्हीनियस इक्वेशन द रेट कांस्टेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। तो के और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी आर्हीनियस इक्वेशन स्टूडेंट हमें बेसिकली आइडिया प्रोवाइड करती है कि रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका रेट कांस्टेंट जो है वो भी बढ़ता है। तो अभी तक जो आप लोगों को जो पिछली स्लाइड में आपको साथ डिस्कस किया बच्चों, वो जनरल था कि आपको थोड़ा सा पता चले कि व्हाट इज आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन की डेरिवेशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और जो टॉपिक आपकी बुक में है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट एंड आर्हीनियस इक्वेशन। तो बच्चों अभी हम इस स्लाइड में इसकी डेरिवेशन को स्टडी करेंगे। और इसकी डेरिवेशन अगर आप देखें तो आपकी बुक में टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज लॉग नेचुरल
नेचुरल के विल बी इक्वल टू ए डैश माइनस बी ओवर टी। तो यहाँ से आप लोगों की ये बुक में इक्वेशन स्टार्ट होगी, तो आपने पहले ये यहाँ तक जो इक्वेशन है इसको आपने तैयार करना है। अब आप में से बहुत स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो इस इक्वेशन की जो टर्म है वो अभी आप ने इस इक्वेशन की जो फर्दर डेरिवेशन है वो आपकी बुक की सिलेबस में नहीं है, तो आपने इसको यहीं से स्टार्ट करना है। और इसी इक्वेशन पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अप्लाई करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y? y basically represent the term which we can take on y axis. So according to this equation, we can plot a graph between log natural k. It means according to this equation, we can take log natural k on y-axis, while along x-axis एम एक्स जो है यहाँ पे आपके पास बच्चों बेसिकली स्लोप है, और ये यानी माइनस बी ओवर टी ये हमारे पास एम एक्स होगा, और ए डैश जो है वो आपका इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ देखें ये ए डैश जो है वो आपके पास इंटरसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है, और ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर आपका जो स्लोप की टर्म है वो पॉजिटिव में नहीं है बल्कि माइनस साइन के साथ है। तो आपको ये बताया था मैंने जब हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेरिवेशन की थी, तो उस टाइम पे आपको ये क्लियर किया था कि जो माइनस सिंबल है ये माइनस सिंबल बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि ये वो इक्वेशंस होंगी जिनकी स्लोप नेगेटिव हो, और जिनकी स्लोप नेगेटिव होती है तो उनकी लाइन हम ग्राफ की इस तरह से ड्रॉ करते हैं। सो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये इक्वेशन ये सिर्फ वो ग्राफिकल इक्वेशन है जिसमें स्लोप क्या होगी, नेगेटिव लाइन में होगी। तो ये आपके पास इसका कंसेप्ट था फॉर y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी के लिए, और ये वो इक्वेशन है जिसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। और अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, माइन बी के इक्वल होगी। माइनस साइन हम इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि हमने ग्राफ में इसका जो यूजुअली जो है ये ग्राफ ऐसे होता है, यानी यहाँ पे ये जो लाइन जो आपकी इस फॉर्म में आ रही है आम रूटीन में ये किस फॉर्म में होती है, यानी ये ग्राफ इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वो हम ड्रॉ करते थे सिर्फ उन इक्वेशंस की जिनकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो। बट फॉर दिस इक्वेशन इसके लिए स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, दैट इज एंटी लॉग। अगर आप एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग लेने का रूल ये है कि एंटी लॉग हमेशा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के साथ लिया जाता है, और जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे तो लॉग नेचुरल आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा के, और ये जो पूरी टर्म है इसकी क्या बनती है, हम इसके साथ लिखते हैं स्मॉल ई, और ये सारी चीज एज अ होल क्या बन जाएगी, इसकी पार। तो जैसे ही इसकी पार बनेगी तो आपके पास इस इक्वेशन में बच्चों दो चीजें हैं, दैट इज ए डैश माइनस बी बाई टी। तो इट मीन ई की जो टर्म है वो ए डैश इसके साथ भी होगी, या दूसरे लफ्जों में अगर आप लिखें इस ई को मैं दो दफा लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ। और इस तरह से मैंने क्या किया कि इसकी जो ए डैश और बी ओवर टी की जो टर्म थी इसके लिए ई एक दफा इसके साथ भी लिख दिया, और ई की जो टर्म है वो हमने इसके साथ भी लिख दी। तो इट मीन ये ई की टर्म दो दफा आ गई, और फिर उसके बाद हमने आसानी की खातिर ई ए डैश बार को हमने एक कांस्टेंट दैट इज ए के इक्वल कर लिया। तो अब ये इक्वेशन में ई की पावर ए डैश किसके इक्वल हो जाएगी, ए के, और पीछे क्या बचेगा, ई माइनस बी बाई टी। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो आपके पास लफ्ज है दैट इज बी, बी बेसिकली रिप्रेजेंट बोल्ट्जमैन फैक्टर, और इस बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू को आप लोगों ने बच्चों याद करना है, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस ई ए ओवर आर टी के। तो इट मीन ये इक्वेशन आपकी मॉडिफाई होके क्या हो जाएगी, ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी, बिकॉज द बोल्ट्जमैन फैक्टर वैल्यू दैट इज बी विल बी इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी। हाँ जी, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ तक हमने कैलकुलेशन देखी, आगे जो है वो हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी इसी इक्वेशन को ही हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन है दैट इज के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। तो अगर आप इसका लॉग नेचुरल लें तो लॉग नेचुरल लेने पर क्या होगा, यानी ये जो टर्म थी हमारे पास ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी,
और इससे पहले क्या है, k है, इट मीन इस साइड का भी हम लॉग नेचुरल लेंगे और इस साइड का भी हम लॉग नेचुरल लेंगे। तो लॉग नेचुरल लेने पे k की टर्म क्या हो जाएगी, दैट इज लॉग नेचुरल k इक्वल टू लॉग नेचुरल a मल्टीप्लाई e की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपके पास माइनस ई ए ओवर आर टी है, तो इसका हम क्या ले रहे हैं, दैट इज लॉग नेचुरल। और लॉग नेचुरल लेने पर यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉग नेचुरल लेने पर लॉग नेचुरल के विल बी इक्वल टू लॉग नेचुरल ए। और यहाँ देखें ये जो टर्म है दैट इज पार, ये जब भी लॉग लेते हैं हम किसी भी चीज का, तो बच्चों पार उसकी लॉग नेचुरल के स्टार्ट में आ जाती है। इट मीन ये हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज माइनस ई ए ओवर आर टी, पीछे क्या बचेगा, लॉग नेचुरल ई। और लॉग नेचुरल ई के बारे में याद रखिएगा कि लॉग नेचुरल ई की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो इट मीन log natural e if equal to 1, then this whole term will be equal to log natural k equal to माइनस ई ए ओवर आर टी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी टर्म जो है वो 1 हो गई है और इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 से, तो ये इक्वेशन माइनस ई ए ओवर आर टी रहेगी। हमने क्या किया है कि माइनस ई ए ओवर आर टी को पहले लिख लिया है और लॉग नेचुरल ए को बाद में लिख लिया है। तो यहाँ तक ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाता है। तो इसको बच्चों आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब आगे जो है वो हम फर्दर डेरिवेशन इसी इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में ये थोड़ी सी डिटेल है इस एग्जाम्पल की, जिसमें आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड एक कंपाउंड है और अकॉर्डिंग टू दिस ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड ऑलवेज ब्रेक डाउन इनटू अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन विल बी फॉर्म। तो अगर आप इस रिएक्शन के लिए के को डिटरमिन करना चाहें लैब में डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए टेम्परेचर को जो है वो 1/t को जो है वो लेना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस। जबकि लॉग नेचुरल के जो आपने अभी इक्वेशन के स्टार्ट में देखा था, इसको हमने कहाँ लेना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। और यहाँ पे यहाँ से हम इसकी tan थीटा की वैल्यू ई ए ओवर आर, ये भी आपको बताती हूँ ये हमने कैसे कैलकुलेट की। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन थी, दैट इज लॉग नेचुरल के, जिसको अभी हमने डिराइव किया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस लॉग नेचुरल ए, यानी ये इसकी इक्वल थी। और इस इक्वेशन को बच्चों अब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को भी इंडिकेट कर सकती है। अब हम आगे फर्दर बच्चों इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। ये वाले शायद डेरिवेशन के स्टेप आपकी बुक में ना हो, तो इसकी जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस हवाले से किसी भी किस्म का इश्यू फेस ना करना पड़े। ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखें तो हमने क्या देखा कि यहाँ लॉग नेचुरल है, लॉग नेचुरल का बच्चों अगर आप एंटी लॉग लें, तो बाय टेकिंग एंटी लॉग दिस इक्वेशन विल बी सिंप्लीफाई। सॉरी, ये लॉग नेचुरल आपका लॉग में कन्वर्ट होगा। और आपको बताया था कि जब भी लॉग नेचुरल को हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो लॉग के साथ हम हमेशा कौन सी वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 2.303। इट मीन दिस इक्वेशन दैट इज लॉग नेचुरल के विल बी इक्वल टू लॉग 2.303 के इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस ये लॉग नेचुरल आगे आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल लॉग में। और इस के साथ भी 2.303 हम लिखेंगे और आगे ए लिख देंगे। जैसे ही यहाँ तक हमारे पास इतना स्टेप आ जाएगा, तो आपने इक्वेशन की दोनों साइड को, यानी जितनी भी साइड्स हैं उन सब के साथ आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है बाय 2.303। इट मीन ये इक्वेशन जब 2.303 से डिवाइड होगी तो ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ के मौजूद नहीं है, यहाँ भी के लिखना मैं भूल गई हूँ, तो इन दोनों जगह पे के मौजूद है। तो फाइनल स्टेप में आपको लॉग के मिलेगा, इसके साथ आपने क्या कर देना है, 2.303 डिवाइड करना है, इसके साथ भी 2.303 डिवाइड करना है। तो ये 2.303 इस 2.303 के साथ कट हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने इस इक्वेशन को जारी रखना है और यहाँ से आपने इस के साथ कट कर देना है। कट करने पर आपके पास जो फाइनल इक्वेशन हासिल होगी, दैट इज लॉग के विल बी इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। तो इट मीन
इस वाली इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन आपके पास बची है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। इट मीन ये हमारे पास y है और ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन की स्लोप। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या लेंगे, जस्ट स्लोप का फैक्टर लेंगे। इट मीन स्लोप हमारी के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी के इक्वल होगी। तो जैसे ही ये इसके इक्वल होगी तो इस इक्वेशन को फिर हम आगे से क्या करेंगे, आगे से हम जो है वो इसको स्लोप को क्या करेंगे, इसके इक्वल आएगा ये सारा फैक्टर। तो यहाँ से हम बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ई ए, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये स्लोप मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी किसके साथ, ये बेसिकली मल्टीप्लाई होगी 2.303 मल्टीप्लाई 8.314। ये 8.3 कहाँ से आया, ये बच्चों हमारा बेसिकली आर यानी जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये 2.303 है। और कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो इसके साथ, क्योंकि टेम्परेचर को तो हमने ले लिया था एक्स एक्सिस पे, तो स्लोप की टर्म ई माइनस ई ए ओवर 2.303 आर के इक्वल होती है। यहाँ टेम्परेचर मिस्टेकनली लिखा गया है, तो इसको आपने नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्लोप के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो -5400 है, तो स्लोप की वैल्यू जनरल इक्वेशंस के लिए जो कैलकुलेट की गई है वो राउंड अबाउट होती है बच्चों -54,000 के, सॉरी -5400 के इक्वल होती है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये नॉर्मली एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो निकलती है दैट इज 1,34,010 जूल पर मोल के इक्वल होती है। तो इसी टर्म को आप किलो जूल के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपका टॉपिक था आज के लेक्चर का। तो आज के लेक्चर के हवाले से अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आप लोगों ने डिस्कस करना है, तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं। अपना माइक जो है वो ऑन कर लें बेशक, या इससे बेहतर ये है कि आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप लोग जो है वो मुझे ग्रुप के अंदर जो है वो सेंड कर दें, या फिर कमेंट सेक्शन में। मैं अभी ये लेक्चर को यूट्यूब पे भी डाल देती हूँ, ताकि आप में से जिन स्टूडेंट ने लेक्चर जो है वो नहीं लिया तो उनको जो है वो लेक्चर ये मिल जाए। और आज की अटेंडेंस जो है वो इस हवाले से ही काउंट होगी जो कि मैंने अभी आपकी ली है। यहाँ से जिन जिन स्टूडेंट बच्चों के नाम मुझे इधर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उसके